Welcome back to our discussion on corruption, the Lokpal bill and related issues with Arvind Kejriwal. Arvind ji, the corruption in the judiciary, we had just begun discussing this problem. Okay, so even if a judge, example de raha tha aapko. Even if a judge sort of kills a man in broad daylight in front of 100 witnesses, the police to lodge a first information report will still have to seek the permission of the Chief Justice of India. Am I correct? Right. Okay. Now, obviously, this system can be changed, but suppose a judge is convicted of some crime. The only way it can be removed. एक मिनट, let me just complete the argument. एक मिनट के लिए टाइम दीजिए. पिछली मीटिंग जब हुई ड्राफ्टिंग कमेटी की, तो उसमें ये वाला इशू उठा. तो प्रशांत भूषण जी ने चिदम्बरम साहब को बताया कि चिदम्बरम साहब ने खुद ने एक पर्टिकुलर केस में एक कोलकाता हाई कोर्ट के जज के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परमिशन मांगी थी. And the concerned Chief Justice of India was Justice Venkat Chalaiya, who is one of the finest, most honest and respectable persons. And the permission was not granted. And the evidence was so strong against that judge कि जब वो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज रिटायर हुए, उनके खिलाफ अगले दिन रेड हुई और उनको अरेस्ट कर लिया गया. इतने एविडेंस के बावजूद भी एक बहुत ही ईमानदार चीफ जस्टिस ने परमिशन नहीं दी. इसका मतलब सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है. हम केवल इतना और इतना कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया परमिशन देने की बजाय 7 मेंबर बेंच लोकपाल का परमिशन दे. बताइए, गलत कह रहे हैं और कोई चेंज नहीं कर रहे एग्जिस्टिंग सिस्टम से. अच्छा, बस इतना कह रहे हैं. तो मैं आपके दर्शकों से भी जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिन्होंने आज एक के बाद एक ढेरों केसेस हैं, उसमें उन्होंने भ्रष्ट जजों के खिलाफ परमिशन देने से मना कर दिया, वो ज्यादा बेहतर सिस्टम है? वो आज कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस जो है जुडिशरी की अफेक्ट होगी. एक मिनट. जुडिशरी की इंडिपेंडेंस अफेक्ट होगी. क्या न्याय व्यवस्था के अंदर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने से जुडिशरी की इंडिपेंडेंस अच्छी होगी, या भ्रष्टाचारियों को चिन्हित करके उनको अलग करने से? मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं. And I'm saying within the judiciary there may be a few people who are corrupt. I agree. All right. एक गंदी मछली पूरे तालाब को. I have greatest respect for our judiciary. All right. Now the point is, suppose a judge is found to have committed some crime. It could be corruption, it could be any other kind of crime. The process of removal of that judge includes... हम उसको अफेक्ट ही नहीं कर रहे. हम उसको impeachment process. It is up to the parliament to do it. हम केवल और केवल इतना कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज करने के लिए आप चीफ जस्टिस की बजाय इनको पावर दे दीजिए. बस इम्पीचमेंट को हम नहीं टच कर रहे. ओके, वी आर नॉट. दैट इज, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू परंजदा कि आपने ये इशू उठाया. इतनी गलतफहमी फैलाई जा रही है इस पूरे बिल के बारे में, जुडिशरीज के अंडर में केवल एक इतना चेंज हम चाह रहे हैं. बताइए ये गलत है कि ठीक है? अच्छा. और कोई चेंज नहीं चाह रहे हम. अच्छा, आई वांट टू आस्क यू समथिंग हियर. वी नो अन्ना हजारे फास्टेड for 4 days. After that, 5 members of the civil society group, yourself, Mr. Prashant Bhushan, Mr. Shanti Bhushan, Anna Hazare himself, and the Lok Ayukta of Karnataka, Justice Santosh Hegde, were co-opted into a drafting committee comprising 5 senior ministers of the government of India. You are not elected representatives of the people. How do you represent civil society? How do you claim to represent the aspirations of civil society better than the elected representatives of the people? I have threefold response to that. It's a very interesting question. 3 जवाब है मेरे. पहली चीज तो ये कि ये पूरा का पूरा आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं था, जन लोकपाल बिल के फेवर में था. शुरू से नवंबर के महीने से हम एक लोकपाल बिल की वकालत कर रहे हैं. जगह जगह गए हैं, हमारे पर्चे, हमारा पूरा मटेरियल इज अबाउट लोकपाल बिल. एक लोकपाल बिल का ड्राफ्ट हम लोगों ने बनाया है, जिसको जनता के साथ डिस्कस कर करके 13 वर्जन बन चुके हैं. तो ये पूरा लोकपाल बिल के बारे में था. तो जब सरकार ने डिमांड मानी और ड्राफ्ट करना है लोकपाल बिल को, तो हमारा एक ही क्राइटेरिया था कि जिन लोगों ने ओरिजिनल बिल ड्राफ्ट किया है वो इस कमेटी के अंदर आएंगे. अब जैसे कमेटी में ड्राफ्टिंग चल रही है, तो एक एक प्रोविजन हम लोगों को वहां पे समझाना पड़ता है बाकी मेंबर्स को. सो नेचुरली जिन लोगों ने इसको ड्राफ्ट किया वही समझते हैं कि सेक्शन 1 का सेक्शन 48 के साथ क्या तालमेल है, वही समझा सकते हैं. तो ये हमारा क्राइटेरिया था. दूसरी चीज, आपने कहा था कि सिविल सोसाइटी के आप लोग चुने हुए नहीं है और वो लोग चुने हुए हैं. मैं अपने सारे मंत्रियों की बहुत इज्जत करता हूं, पर मैं आपके दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि हमारे सारी ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर्स जितने हैं, जितने चुने हुए पार्लियामेंट हैं,
आप लोगों को आज अन्ना हजारे के ऊपर ज्यादा भरोसा है कि इनमें से किसी के ऊपर ज्यादा भरोसा है? Alright. क्या केवल वोटिंग ही एक क्राइटेरिया है जो इस देश में रिस्पेक्टेबिलिटी और लेजिटिमेसी देती है? नंबर 3, अच्छा ठीक है, आपने जब एनएसी बनी थी, क्या आपने यहाँ पे लोकसभा में अरुणा रॉय हर्षमंदर को बुला के प्रोग्राम किया था और सोनिया गांधी से पूछा था कि उन्होंने एनएसी के मेंबर्स को कैसे सेलेक्ट किया? एक मिनट। हाउ डू यू नो इट हैज नॉट बीन डन? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आई हैव इनवाइटेड हर्षवर्धन टू स्पीक। मजाक मत कीजिए, बिकॉज इट्स अ वेरी सीरियस इशू व्हाट यू रेड, बिकॉज देयर इज आल्सो ए वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नेंस, which is part of the National Advisory Council. We know Mrs. Sonia Gandhi is the head of that, and we know people like Aruna Roy ji, Harshmandir ji are members. मैं बात पूरी कर लेता हूं। पूरा you finish ये it. कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहला बात तो ये था कि किस बेसिस पे ये लोग अंदर आए। दूसरी बात ये थी कि लेजिटिमेसी की जो बात They were selected by the UPA chairperson. The NSE is an advisory body selected by the UPA chairperson. Am I correct? हाँ, they were selected. So is that legitimate? No, I never said legitimate, but they are an advisory body. So this is also an advisory body. ये भी पहले कैबिनेट में जाएगा, उसके बाद ये पार्लियामेंट में जाएगा। हम कोई बाईपास तो कर नहीं रहे। इट इज एन एडवाइजरी बॉडी। तीसरी चीज ये कि प्लानिंग कमीशन जो है also an advisory body. It is not an, but it has powers. It has statutory powers. No, which statute? When it comes to allotment of funds for the plans of states, the planning commission. Planning commission किस कानून में बना है? You tell me. There is no law. Do you know that? So that means they are planning nominees of the. किस बेसिस पे? क्या सरकार ने एडवर्टाइजमेंट निकाला था प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स बनाने के पहले? किस बेसिस पे? मोंटेक सिंह अहलूवालिया साहब, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। जवाहरलाल नेहरू wanted PC Mahalanobis. 1950 में once Mr. Montek Singh Ahluwalia. That's why. Are you saying it's as simple as that? मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कि बार बार ये कहा जा रहा है कि ये सिविल सोसाइटी, भाई ये देश गणतंत्र है और गणतंत्र में जनता भी कई सारी चीजों में, आप ये कहें कि नहीं जनता नहीं, आपने तो वोट दे दिया, अब वोट देने के बाद आप बात नहीं करोगे, मुंह नहीं खोलोगे आप लोगों का 5 साल में एक बार वोट देने का अधिकार था। ये जनतंत्र नहीं है। अच्छा, मैं इन सारी बॉडीज जिनका मैंने नाम लिया, मैं इनको डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा। एनएसी ने बहुत अच्छा काम किया, प्लानिंग कमीशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं केवल ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे उनकी लेजिटिमेसी है वैसे इसकी भी लेजिटिमेसी है। लेजिटिमेसी और लैक ऑफ लेजिटिमेसी, एडवाइजरी और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। ओके, यू टॉक्ड अबाउट द एनएसी. Aruna Roy ji has opposed to certain provisions of the Lokpal bill as it stands. As I was mentioning earlier, there are members of the NAC who are part of the working group on transparency, accountability and governance. And I have here a press release of National Campaign for People's Right to Information, wherein it says that participants at the consultation differed on the subject of including grievance redress mechanisms in this law. And there's also the issue of the Lokpal, the institution of the Lokpal itself, and the safeguards and separation of powers that need to be built in to ensure that the institution of the Lokpal itself remains democratic and accountable to the citizens. Haji, this is the note. Yes, please. मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि अरुणा रॉय जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ. She is a great voice and one of the greatest activists that this country has had. पूरा सूचना का अधिकार कानून उन्हीं की वजह से आया और उन्हीं की देन है इस देश को. मैं एक और चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. ये पूरी लोकपाल की लड़ाई भी उन्होंने ही शुरू की थी. सितंबर के अंदर एनसीपीआरआई की एक मीटिंग हुई थी. उस मीटिंग में मुझे उन्होंने इनवाइट किया और जिस इस विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल की आप बात कर रहे हैं जो पार्लियामेंट में लाया गया था, ये उसकी चर्चा करने के बारे में थी. तो उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि एंटी करप्शन सिस्टम को विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन से अलग नहीं किया जा सकता. दीज आर पार्ट ऑफ द सेम कॉइन, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. तो वी नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ which creates effective and independent anti-corruption systems and also simultaneously provide protection to the whistleblowers. NCPRI set up a drafting committee and I was made the chairperson of that drafting committee by NCPRI and Prashant Bhushan and Shekhar Singh were the members of that committee. I drafted that bill. उसके बाद मैंने कई बार फोन किए निखिल को और अरुणा को, उनके पास टाइम नहीं था कंसल्टेशन करने का. मेरी गुस्ताखी ये हो गई कि मैंने खुद कंसल्टेशन करने चालू कर दिया और उसके बाद कई कंसल्टेशन करने के बाद कहना क्या है, ईगो क्लैश हो गया? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा. अच्छा, मैं कुछ भी नहीं कह रहा, मैं तो आपको हिस्ट्री बता रहा हूं केवल. उसके बाद जब अन्ना हजारे साहब ने ये फास्ट एंड टू डेथ डिक्लेयर किया, सडनली एनएसी गॉट इनटू एक्शन
और हमारे पास न्योता आया कि 3 और 4 तारीख को मीटिंग्स हैं। 5 तारीख से फास्ट था और 3 और 4 तारीख को, 3 तारीख को एनसीपीआरआई की मीटिंग है और 4 तारीख को एनएससी के सब ग्रुप की अप्रैल महीना की बात कर रहे हैं। अप्रैल के महीने में हम लोग गए उस मीटिंग में। मीटिंग बहुत अच्छी हुई। उन्होंने जितने सुझाव दिए एनसीपीआरआई की और एनएससी की मीटिंग में, 2 सुझावों को छोड़ के सारे सुझाव मैंने उनके डाल दिए और मेरे पास सारी हिस्ट्री है उसकी। वर्जन 2.1 और वर्जन 2.2 के अंदर एक ही डिफरेंस है। एनसीपीआरआई ने जितने सुझाव दिए थे वो सारे के सारे ऐड कर दिए 2.1 में एंड ब्रेक इन 2.2 वर्जन। So you're saying there's no major difference between There were what two people differences which this talks of. Yeah. इसमें 2 डिफरेंसेस का जिक्र है। वो 2 डिफरेंसेस थे जिसको हमने कहा कि लेट्स रिजॉल्व दिस एंड वी नीड टू हैव मोर डिस्कशंस ऑन दिस, कि पब्लिक ग्रीवेंसेस आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी कितनी होनी चाहिए। ये 2 डिफरेंसेस रह गए। 4 अप्रैल को जब उन्होंने कहा कि बाकी सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई, 2 डिफरेंसेस रह गए। 16 अप्रैल को और उसके बाद एनएससी की मीटिंग 28 अप्रैल को होती है और वो कहते हैं सारा का सारा ये लोकपाल बिल कबाड़ा है, ये बिल्कुल गलत है। Is that the language they use? You see the statements that have been issued. Now I just am a little surprised. इन 12 दिनों में इस देश में क्या हुआ? 4 अप्रैल और 16 अप्रैल के बीच में क्या हुआ? Do you not believe that all sections of civil society, all representatives, whether they are members of the drafting committee, whether they are members of the NSC, should come together and sort their differences? Civil society is so deeply divided. I am going everywhere. I don't agree with that. पहली बात तो ये कि सिविल सोसाइटी एक ऐसा शब्द बना दिया, नागरिक समाज। नागरिक समाज, ठीक है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि डिवीजन की बात नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात है। ये अखबार में डिवाइडेड नहीं। डेमोक्रेसी ऐसे कैसे चलेगी अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होंगे? वी नीड टू रेस्पेक्ट द डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। I have number of questions to ask you. Please. Lot of people are raising questions about the kind of people who are around Anna Hazare, whether Anna Hazare can be a Jayaprakash Narayan, whether Anna Hazare can be a Vishwanath Pratap Singh. These are questions that people are raising. Let me ask you some of them. Before that, I'll take a break and I'll come back to you. Stay with us. We have a number of questions to ask Arvind Kejriwal about the direction of the anti-corruption movement in this country. And I'm also going to be asking him questions about the allegations that have been raised against the personal integrity of members of that drafting committee. Stay with us. We'll be back. Anna Hazare were all kinds of people. On one side there was Baba Ramdev, there was Sri Ravi Shankar. There were people from the left, people from the right. There were Swami Agnivesh. There was Pritish Nandi, former member of parliament belonging to the Shiv Sena. There was Anupam Kher. A very mixed and a motley group of people. So people are wondering, what is really the character of this movement? Is it against all politicians per se? Is it against all people who have been elected to power? Who are these people? Do they have an ideology? Do they have some common views on how to curb corruption? So your statement has 2 questions. That's right. One is the kind of people who came, and the other is that there was one more thing. Whether you all hate all politicians. All politicians, right. पहली बात तो when you say a people's movement, आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं या जनता कह रही है? लोग कह रहे हैं इट्स अ मिडिल क्लास मूवमेंट, सिटी बेस्ड मूवमेंट, ऐसे भी लोग। तीसरा क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, यू आंसर देम ऑल वन एट अ टाइम। तीनों क्वेश्चन को जवाब देंगे। अच्छा। तो पीपल्स मूवमेंट में तो सारे लोग आते हैं इस देश के, किसी भी आइडियोलॉजी का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी उसका हो, तो हर किस्म के लोग आते हैं और हर किस्म के लोग आए थे, किसी को बुलाया नहीं गया था। एंड दैट इज हाउ पीपल एक्सप्रेस देयर एंगर अगेंस्ट करप्शन। करप्शन के खिलाफ लड़ने का एकाधिकार किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं हो सकता या किसी एक ग्रुप विशेष का नहीं हो सकता। यही इस पूरे मूवमेंट की खासियत थी कि सब किस्म के लोग आए और सबने अपना गुस्सा इजहार किया। दूसरा, आपने कहा कि क्या हम नेताओं के खिलाफ हैं? अन्ना हजारे साहब ने ऐसा पहले और 2 दिन में हुआ कि 2-3 नेता आए और उनको जनता ने ठीक से ट्रीट नहीं किया। मैं अगर ठीक कहूं तो उनकी बेइज्जती करके उनको वहां से हटा दिया गया। अन्ना हजारे ने ऐसा बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। उनके जाने के तुरंत बाद अन्ना हजारे साहब ने सारे क्राउड को एड्रेस किया। उन्होंने कहा हमें किसी की भी बेइज्जती नहीं करनी। I'll tell you why, because we heard some people were booed. Uma Bharti, Om Prakash Chautala,
even a journalist, even Barkha Dutt, we were heard there were a lot of people who booed him. I'm just going by the report. Right. Now let me just say कि अन्ना ने वहाँ पे मंच पे खड़े होके कहा कि मैं माफी मांगता हूँ जिन जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ, हम ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये बिल्कुल गलत है। हमें पाप से नफरत करनी है, पापी से नफरत नहीं करनी, चाहे वो है या नहीं है। इसीलिए तो लोकपाल बिल को बनाया जा रहा है कि एक प्रोसेस हो, ऐसा नहीं हो कि ये जनतंत्र जो है गली मोहल्ले के अंदर गाली गलौज से चलने लगे। दिस इज नॉट द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी दैट वाज बीइंग एडवोकेटेड। बट लोगों का गुस्सा था, लोग कंट्रोल के बाहर थे, उन्होंने जो कुछ भी किया दैट वाज नॉट सपोर्टेड बाय द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट। दैट आई वांट टू मेक क्लियर। उन्होंने उस दिन भी कर दिया था। उसके बाद उमा भारती दोबारा आई, वो उनके उस स्टेटमेंट के बाद वो दोबारा आई, सामने बैठी उन्होंने ऑडियंस के अंदर, और वो शी वाज वेल रिस्पेक्टेड। One related question when you ask, the criticism is that this movement has been captured by the right wing, Rashtriya Swayamsevak Sangh, its spokesperson Ram Madhav, and the right wing, political right wing, seems to be dominating this movement. This is another criticism on this. This is the fourth question. Let me answer the third question. All right. थर्ड क्वेश्चन वाज कि ये मिडिल क्लास के लोगों का मूवमेंट था। इसमें अर्बन मिडिल क्लास, अर्बन मिडिल क्लास, ठीक है। पहली बात तो अर्बन मिडिल क्लास, जैसे आपने शब्द कहा, दो चीजें इसमें मेरे रिस्पॉन्स हैं। एक तो ये कि मिडिल क्लास वाले घर से ना निकलें तब आप गाली देते हो, और मिडिल क्लास जब निकलें तब आप गाली देते हो, उनको जीने नहीं देते आप लोग। दूसरी चीज ये कि मेरे को भी ऐसा लगा, न नर न नारी, हाँ, मेरे को भी ऐसा लगा जब जंतर मंतर पे जिस किस्म की भीड़ आई थी। पहली बात तो जंतर मंतर पे आसपास के दिल्ली के स्लम्स के बहुत लोग आए थे, जिनको शायद मीडिया ने देखने से मना कर दिया। मीडिया ने केवल अच्छे अच्छे चेहरों को टेलीविजन का पर्दा में दिखाया नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ, वहां पे इतने लोग थे स्लम्स के, वो उनको नहीं दिखाया उन्होंने। दूसरी चीज, अभी मैं सुल्तानपुर, बनारस, इनके आसपास के गांव में गया था, हर गांव के अंदर लोग अनशन पे बैठे थे। अच्छा, ना तो टीवी कैमरा वहां पहुंचे और ना जर्नलिस्ट वहां पहुंचे। You are refuting that this was a middle class urban movement. I think it was the voice, collective voice of the entire country. Okay, हर गांव के अंदर लोग अन्ना हजारे को जानते हैं, उसके साथ अनशन पे बैठे थे। Question number 3. तीसरा, ये राइट ऑल पॉलिटिशियंस, राइट विंग? मैंने बताया ना कि सारे पॉलिटिशियंस, अन्ना हजारे ने साफ कर दिया। अच्छा, बताइए। राइट विंग, राइट, स्पेशली द कमेंट्स ही मेड सपोर्टिंग नरेंद्र मोदी, राइट, व्हिच गॉट मेनी पीपल अपसेट, इंक्लूडिंग पीपल लाइक मल्लिका साराभाई। राइट। उसके बाद अन्ना हजारे ने उस दिन कहा था, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, उनसे रूरल डेवलपमेंट काम जो हुआ गुजरात और बिहार में स्पेसिफिकली पूछा गया। उन्होंने कहा कि वहां पे काम अच्छा हुआ है। उन्होंने तुरंत कहा कि आई डू नॉट सपोर्ट कम्युनल वायलेंस, आई एम अगेंस्ट राइट्स विच टुक प्लेस इन गुजरात। वो सब उन्होंने बात कही। शाम को जब ये टीवी चैनल्स पे चलने लगा तो ही वेंट आउट ऑफ द वे एंड इशूड अ स्टेटमेंट। अगले 2 दिन के अंदर कई लोगों ने गुजरात से चिट्ठियां लिखी उनको कि साहब, जो रूरल डेवलपमेंट का काम अच्छा कह रहे हो आप, गुजरात में ऐसा भी नहीं हुआ है, देयर हैज बीन सो मच ऑफ करप्शन। तो ही मेड अ स्टेटमेंट सेइंग दैट आई एम गेटिंग लॉट ऑफ लेटर्स फ्रॉम द एक्टिविस्ट सेइंग कि अच्छा काम नहीं हुआ, तो मैं उसको भी स्टेटमेंट को वापस लेता हूं। अरविंद जी, अब मैं एक चीज जस्ट जानना चाहता हूं, इस देश में लोग और सारे इंटेलेक्चुअल जो लोग आरोप लगा रहे हैं, अपने दिल पे हाथ रख के कह दें, क्या अन्ना हजारे कम्युनल है? नहीं है। The question is, they haven't seen Muslim leaders. They have not seen Muslim faces. They have not seen Christian faces. They have not seen Sikh faces. That is the issue. So it has been dominated, right, by the so-called saffronites. Right. Now, I think it's a selected vision. Okay. अगर आप वहां पे 6 बजे रोज वहां पे अनाउंस होता था, 6 बजे सर्वधर्म प्रार्थना होती थी। दिल्ली के आर्क बिशप डेली वहां आते थे, अपने साथ 2-3 फादर्स को लेके आते थे, मौलाना आते थे वहां पे सिखों के गुरु आते थे, वहां पे बाइबल रोज पढ़ी जाती थी शाम को 6 बजे, वहां पे कुरान पढ़ी जाती थी रोज शाम को 6 बजे, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ी जाती थी रोज शाम को 6 बजे, वहां पे जैन मुनि आए रोज। लेट मी आस्क यू, अब मैं ये जानना चाहता हूं, इसीलिए परंजोदा मेरे को ये लगता है कि सेलेक्टिवली कुछ सिंबल्स को उठा के इसको राइट विंग कहना ठीक नहीं है। ये सारे धर्मों का मूवमेंट था और सब लोग आए, किसी को तकलीफ, आज तक आर्क बिशप को तकलीफ नहीं है किसी चीज से, आज तक उन मौलानाओं को भी तकलीफ नहीं है किसी चीज से। फिर किस सेक्युलरिज्म की कौन बात कर रहा है? सेक्युलरिज्म की, किस सेक्युलरिज्म की हम बात कर रहे हैं? अरविंद जी, the criticism that has been made against Anna Hazare is that he himself is authoritarian, that in his village in Maharashtra, he says people will not watch cable television, people will not drink alcohol.
if somebody steals something, then his hand should be chopped off. This is like Taliban-style retribution. This is how sections of the media have portrayed him. Am I right? Now, frankly, Paranjay, the way sections of the media have portrayed some stories, I really don't know. मैं अन्ना हजारे जी के गांव में गया हूं और मुझे नहीं लगता कि वहां पे इस किस्म का कोई तालिबानिज्म है, पर वहां पे किसी को दारू नहीं पीने दी गई या केबल टीवी तो सारे देखते हैं वहां पे. इनफैक्ट बताया जाती, इन्हीं टीवी वालों ने दिखाया था कि जब अन्ना हजारे यहाँ फास्ट पे बैठे तो सारा गांव टीवी के सामने पूरा 24 घंटे बैठा रहता था. तो एक तरफ कहते हैं केबल टीवी नहीं देखते, देखने देते अन्ना हजारे को, और दूसरी तरफ वही टीवी वाले कहते हैं कि 24 घंटे उनके गांव के लोग बैठे. Did he mention something about chopping Now hands? this let me clarify. उन्होंने ये कहा कि हमारे देश में जिस तरह से अन्याय हो रहा है, बोले मैं गांधीवादी हूं. मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था जिसमें से सेलेक्टिवली इनके स्टेटमेंट्स को लिया गया. मैं गांधीवादी हूं और मैं हमेशा मृत्यु दंड के खिलाफ होता था. आई नेवर सपोर्टेड डेथ पेनल्टी. ही सेज, लेकिन धीरे धीरे जिस किस्म से हमारे देश में अन्याय बढ़ता जा रहा है, मैंने जब शिवाजी को पढ़ा तो शिवाजी के टाइम में जो गलत काम करता था उसके हाथ काट दिए जाते थे. तो बोले कि मैं उसको तो सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारे समाज के अंदर अगर कोई इतना ज्यादा भ्रष्टाचार करे तो डेथ पेनल्टी देने में हमें हिचकना नहीं चाहिए. अच्छा, आप He never supported that. आप कह रहे हैं कि उन्होंने जो शिवाजी का समय किया गया था वो समर्थन नहीं किया. वो समर्थन नहीं कर रहे. वो ये कह रहे हैं कि उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि हमें गांधी और शिवाजी के बीच का कुछ तालमेल बिठाना पड़ेगा. मेरा एक और ब्रेक लेने का समय आ गया, तीसरा एक विराम लेने का समय आ गया, फिर भी एक और सवाल का समय है हमारे पास. डू यू थिंक अन्ना हजारे हैज द पोटेंशियल टू बिकम अ लीडर ऑफ द स्टैचर ऑफ द लेट Jayaprakash Narayan, who was called Lok Nayak, or the late former Prime Minister of India, Vishwanath Pratap Singh, who also fought against corruption? मैं देखिए, किसी को इतिहास में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता. हम ये कहें कि क्या जयप्रकाश नारायण गांधी बन गए थे. गांधी की अपनी महिमा थी इतिहास में, जयप्रकाश की अपनी महिमा थी, एक समय में थे. अन्ना हजारे की अपनी महिमा है. Comparisons are not right. All right. I take a third break, a final break in our discussion. In the fourth and final segment, I want to ask you questions about the attempts that have been made to tarnish the personal image of people like Prashant Bhushan, of people like Shanti Bhushan. I'm going to ask you about the effectiveness or lack of effectiveness of people like Justice Santosh Hegde, and of course, you personally. I have some personal questions for you as well. Sure. We're discussing corruption. We're discussing whether individuals who have been accused, mind you, accused, I underline the word accused, of personal corruption, to what extent can they fight against systemic corruption? And when their images are tarnished, when their credibility is damaged, what impact does this have on movements against corruption? Stay with us. We'll be back to continue this conversation with Arvind Kejriwal. Welcome back to the fourth and final section of this conversation with Arvind Kejriwal. Kejriwal ji, soon after the Joint Drafting Committee for the Lokpal Bill was notified, there was a smear campaign against certain members of the members of the committee, notably Shanti Bhushan ji and Prashant Bhushan ji. Allegations were made about how they had acquired land, property, various court cases pertaining to their ancestral land. The Bhushan say this is misinformation. The Bhushan say that the CD that was made out of a conversation was fabricated. But doubts have been raised in the minds of the people that these people who say they are against forcible acquisition of land, how did they acquire so much land? Is it family property? That these individuals who say they are fighting against corruption, are they really against corruption? Are they individually corrupt? And when these allegations are leveled, not just by Amar Singh, but by a person like Digvijay Singh, who is after all the General Secretary of the All India Congress Committee, log confused ho jate hain. They have doubts in their mind, and I dare say that people have still got a lot of doubts about the credibility of these individuals. What are your views? Has anyone other than Digvijay Singh and Amar Singh raised the doubts? No, they are the main people. They are the main people. Sure. And they were all together throughout. They were seen together. They were going around together. Does it raise doubt in your mind that Amar Singh was put up by some people? Does it really raise mind?
आई विल ऑल्सो गिव यू सम फैक्ट्स। इलाहाबाद वाली प्रॉपर्टी जो थी, टैक्स वाला जो इशू था, उस केस में I mean, I am sure your program doesn't have the time for me to explain each of those allegations because it's a long story. It's a long story. But एक छोटा सा पॉइंट आपको बताऊं कि उसमें जो टैक्स का इशू था, शांति भूषण जी ने खुद टैक्स डिपार्टमेंट को लिखा था कि मैंने इतना टैक्स दे दिया है, अब आप मेरी असेसमेंट करके बताइए कि मैं और कितना टैक्स दूं। इट वॉज ए सुओ मोटो वॉलंटरी लेटर टू द टैक्स डिपार्टमेंट। 4 फरवरी को उनके पास एक नोटिस आया कि आप 22 अप्रैल को आइए सारे रिकॉर्ड्स लेके एंड वी विल डू योर असेसमेंट। 14 अप्रैल को वहां से एक नोटिस इशू होता है कि आपका 1.25 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है और आप 28 अप्रैल को आइए। एक मिनट 14 अप्रैल की डेट है, वो यहां पे पहुंचा नहीं, किसी को नहीं पता। 15 अप्रैल को दिग्विजय सिंह स्टेटमेंट इशू करते हैं कि इनके खिलाफ 1.25 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। तो वो नोटिस दिग्विजय सिंह के पास कैसे पहुंचा? So are you saying that this timing and how this information was disclosed makes this whole affair very suspicious? No, I am just saying कि हो सकता है इन्होंने करवाया वो नोटिस। किसने करवाया वो नोटिस? भाई अभी असेसमेंट बाकी है, 22 अप्रैल को असेसमेंट होनी है और उसके पहले अगर वो असेसिंग अथॉरिटी एक चिट्ठी लिखता है कि आपका इतना टैक्स बकाया है और वो सीधे एक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के पास पहुंच जाता है, तो कोई करवा रहा है, किया जा रहा है, क्या हो रहा है? आई रियली डोंट नो। ऑलराइट। नहीं अरविंद जी, आई एम आस्किंग यू अ बिगर क्वेश्चन एंड दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ पब्लिक परसेप्शन। राइट और रॉन्ग वी कैन, whether the CD was fabricated or not, let the Central Forensic Scientific Laboratory, let them decide. I am not in a position, nor are you in a position. औरंगजेब, what would you suggest? कि अगर जैसे यही क्वेश्चन एक जस्टिस संतोष हेगड़े से एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि साहब अगर भ्रष्ट मंत्री किसी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में होते हैं तो आप लोग कहते हो कि क्या भ्रष्ट लोग इस देश का एंटी करप्शन लॉ ड्राफ्ट करेंगे, और जब आप लोगों के खिलाफ एलिगेशन लगते हैं तो फिर आप लोगों का रिस्पांस अलग होता है। दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन इज ब्रॉडली। I have a related question. राइट, लेट मी आंसर दिस। Alright. जस्टिस संतोष हेगड़े ने कहा कि आप नीचे से कीचड़ उठाते हो और हमारे ऊपर फेंकते हो और कहते हो देखो गंदा है, गंदा है, गंदा है। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो कीचड़ में पैदा हुए और कीचड़ में रह रहे हैं, दोनों के अंदर ये फर्क है। अगर आप हमारे ऊपर दूर से कीचड़ फेंक रहे हो और कह रहे हो ये गंदा है, गंदा गंदा है, तो होंगे ही हम जब आप कीचड़ फेंक रहे हैं। अरविंद जी, आई एम टॉकिंग अबाउट पब्लिक परसेप्शन। लेट मी रिपीट व्हाट आई सेड। इसीलिए मैं ये मैं क्यों कहना चाहता हूं, आप देखिए, whether a person has committed an illegality or not, the law will take its course. But I'm saying perception. Here is Anna Hazare who is talking against corruption, but he has been accused of spending a lot of money on a birthday party based on some donation he has got. Mr. Shanti Bhushan, former law minister, his son Prashant Bhushan, they are fighting against corruption in 1,001 cases. Why are they taking land at prices or acquiring so much land? Perception. Are they privileged members of society fighting against the underprivileged? Or are they being hypocritical? This is a question. No, मेरे 2 आंसर हैं इसके। एक तो मैं ये, मेरे खिलाफ कुछ मिला था क्या? आप बताएंगे, अभी बताएंगे। आपके खिलाफ अभी तक कुछ नहीं मिला। I'll just come to you. मेरी भी बारी आने वाली है अभी। आने वाले हैं। ओके। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये पूरा का पूरा एक सुनियोजित, इट वाज अ कैलकुलेटेड एंड डिजाइंड स्मीयर कैंपेन which was designed to derail the entire लोकपाल process. Number 1. Number 2 is कि जब जब इस देश में किसी के खिलाफ कोई एलिगेशन लगा, हम लोगों का एक ही डिमांड थी और वो डिमांड थी कि निष्पक्ष जांच करवाइए। कॉमनवेल्थ गेम्स हो, आदर्श घोटाला हो, ये हो, वो हो, हर जगह 2G स्कैम, हमारी ये था कि एक निष्पक्ष जांच कराइए। अभी भी हम ये चाहते हैं कि एक निष्पक्ष जांच कराइए। ये जो ट्रायल आपका, जो आप कह रहे हो कि ऐसा था, और पब्लिक परसेप्शन तो 2 दिन लगते हैं, इधर की परसेप्शन उधर करने में, उधर की इधर करने में। पहले दिन आप कहते हो कि सीडी में शांति भूषण 4 करोड़ का सौदा कर रहे हैं, तो पूरी परसेप्शन उनके खिलाफ हो जाती है। 2 दिन बाद आप कहते हो कि सीडी फर्जी थी, तो परसेप्शन इस तरफ हो जाती है। तो उस परसेप्शन से कोई मतलब नहीं है। मेरा अपना ये कहने का मतलब है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम लोगों ने खुद, शांति भूषण ने जाके पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज कराई, हम लोगों ने खुद प्रधानमंत्री को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी कि आप हमारी निष्पक्ष जांच कराइए। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे जांच के रिजल्ट्स आते जा रहे हैं, सब कुछ पता चल रहा है कि ये पूरा का पूरा जो है वो स्मीयर कैंपेन था। ओके,
Let me ask, this is a question I have against you personally. In 1992, you joined the Indian Revenue Service. You worked in the Income Tax Department. It is said that you stopped attending office. It is said that you were fighting against corruption. You were traveling all over the country, all over the world, receiving awards, everything. But you continued to be an employee. You did not refund your salary. You didn't take voluntary retirement. And you violated the rules before you finally put in your papers as a government employee. Explain. This is the allegation that I've heard from former officers of the Income Tax Department, saying that you went on leave without getting your leave duly sanctioned, and that you did not get the leave, but you took leave anyway. This is, and then finally, after you became a public figure, right, RTI activist, you put in your papers. No, let me. Firstly, this is wrong to say that I didn't take. I'll just tell you the entire thing. All right. 2000 November, I took 2 years of study leave. Till then I was working. I was in company circle, CIT1, sitting in ITO, and I used to go to the office daily. 2 years I was in study leave, and it was a formally sanctioned study leave. 2 years later, I joined back the department for a year. I was not given any posting. So for a year, there are so many cases around the country where the officers are not given any posting. I was just loitering around without any posting. 1 year later, I took leave without pay. Again, it was properly sanctioned. I have papers to show that. And that leave without pay, I kept on, it was earlier for 2 years, and then I kept on extending it. Till finally in 2006, February, I put in formal papers. So they are formally sanctioned leave for each occasion. So you are saying that you have not bunked your work or absented yourself from work without proper sanctions. Right. You are making that category. The other arrangement, you are a publicity hound. अब ये सब किया अपने publicity के लिए. This is what your critics say about you. What do you have to say? मैं क्या बताऊं? अब आपने मेरे को आज बुलाया और लोग कहेंगे कि मैं publicity के लिए आया हूं. I called you. No, I called you. I called you. I said, अब मुझे जाना चाहिए कि नहीं? You never said I should come. I asked you to come. Right. I'm very clear. ऐसे हर जगह होता है. क्या अब अगर आप जॉइंट कमेटी की मीटिंग के बाद लोगों को बताओ कि आज मीटिंग में ये हुआ था, एंड इफ यू से, आई थिंक दिस इज वन चार्ज दैट यू कैन पुट अगेंस्ट एनीवन. आई रियली डोंट नो whether if I am doing it for public, I don't believe it, but if I am doing it for publicity, I think I am dishonest to myself. All right. But you do believe that if a person has to fight against systemic corruption, the systems in this society that are correct, he should be personally honest. You believe that? उसी से conviction निकलती है. Otherwise लोग आपके साथ नहीं आएंगे. Okay. Let's talk about Justice Santosh Hegde. As the Lok Ayukta of Karnataka, he has published series of reports against the mining mafia. He's published a series of reports against the manner in which the present chief minister of that state notified, denotified, changed land use pattern to help his personal family members. No action has been taken on the basis of that. What does this show? We have today 16 Lok Ayukts in this country. No, I don't get your question. You are making allegation against Justice Santosh Hegde? No, I'm not. I'm stating facts. No, but what is your question? I didn't get it. The question is that the institution of the Lok Ayukta as it exists is completely ineffective. I completely agree. Because the political leadership doesn't take any action based on the reports. Because the present Lok Ayukt system makes the Lok Ayukt advisory bodies. They can investigate, but they cannot go and file prosecution. And that is the anomaly that we want to remove through the Lokpal bill that we have drafted. Do you really believe what has begun is a movement or just a campaign? Or do you really believe that this country will become less corrupt, that we will become more transparent, that the future for your children, your grandchildren, is that we will live in a less corrupt society than the society we live in now? Do you seriously believe that? I think it is that hope and that belief which keeps us going. ऐसा क्यों है कि हम पागलों की तरह लगे हुए हैं? एक तरफ आप कहते हो कि शायद हम मीडिया हंग्री हैं, उसकी वजह से लगे हुए हैं, पर अगर इफ यू गिव मी दैट बेनिफिट ऑफ डाउट कि उस वजह से नहीं लगे हुए, तो एक वही उम्मीद की किरण है कि शायद देश बदलेगा.
कम से कम पूरा नहीं बदलेगा तो कुछ तो सुधरेगा। यही एक उम्मीद की किरण है जो हम लोगों को इस तरह से पागलपन की तरह इसमें लगाए हुए हैं। How long is the battle? कुछ नहीं कह सकते, बट ऑल दैट आई कैन से इज दैट वी आर डिटरमिन्ड टिल द एंड। This Lokpal bill, let it be drafted. Let it be drafted within the deadline. The Lokpal bill also gives deadlines. Ki this case must be completed within 1 year. This decision must be taken within 3 months, whether to accept the case or not. Let's accept we'll have all these deadlines. But at the end of the day, it's still up to Parliament, up to the Lok Sabha, up to the 543 members of the Lok Sabha, and you are talking here on Lok Sabha channel, whether that bill becomes law. I hope that the politicians, honorable members of Parliament, will hear the voice of the people. They will be able to see the anger that the people have, and I'm sure उनकी भी भविष्य का सवाल है, उनके अपने बच्चों के भी भविष्य का सवाल है, और ये एक ऐसी लड़ाई है जो हम सब लोगों को मिलकर लड़नी है। And this is irrespective of their personal political views. You believe that? Goes उम्मीद है beyond कि वो political ideology. राजनीतिक चिंताधारा के ऊपर है ये। उम्मीद है कि वो लोगों की आवाज को सुनेंगे। अगर वो नहीं सुनेंगे तो जैसा अन्ना हजारे साहब ने कहा कि लोग फिर से सड़कों के ऊपर उतरेंगे। Okay. Thank you so much, Arvind Kejriwal ji. I've run out of time. Thank you very much for answering all the questions that I've raised with candor. Thank you very much. Thank you. Well, ladies and gentlemen, you've just heard what Arvind Kejriwal had to say about the fight against corruption. He's hopeful. He's hopeful about the future, but he also acknowledges that the road ahead is going to be long and rough. Thank you so much for being with us.